हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 बताया गया कि 9, 10th, 11 एंड 12 का मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। अभी तक उन्हें जो बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड किए, लगभग मान के चलिए 50 से प्लस वीडियो हमने अपलोड किया। लेकिन उस समय जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए रखा गया था, और उस जितना भी वीडियो आप देखेंगे अगर उस वीडियो को, तो उसमें डेरिवेशन केवल बताया गया था, क्योंकि उसको जो है 2021 और 22 के एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम को मद्देनज़र जो है रखते हुए उस वीडियो को बनाया गया था कि क्योंकि डेरिवेशन जो होता है ये बच्चों को टफ लगता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है हम डेरिवेशन का ही वीडियो टोटल बना दें। तो इस तरह से हमने क्या किया कि क्लास 12 का 10th का तो हम पढ़ा नहीं पाए थे, 10th का शायद हम 1 या 2 चैप्टर पढ़ा पाए थे, लेकिन 12th का हमने सेकंड पार्ट में भी कुछ वीडियो बनाए हुए थे, और फर्स्ट पार्ट का भी हमने वीडियो लगभग 6 पार्ट या 7 पार्ट तक हमने बना दिया था। ठीक है, और आज जो है बोर्ड एग्ज़ाम फिजिक्स का पेपर भी है। आज 7 तारीख है और 7 अप्रैल। आज जो है 2022 में जो परीक्षा, बोर्ड का परीक्षा होने वाला था, आज फिजिक्स का पेपर है। तो अब जो हम डेरिवेशन को आगे और नहीं बताएंगे। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारा 22-23 वाला जो हमारा बैच है, इसमें क्या करेंगे कि हम एक स्टेप बाय स्टेप सभी को पढ़ाते हुए चलेंगे। कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे। जितने भी कंसेप्ट आएंगे, जितने भी आपका टॉपिक आएगा, उसको जो है हर टॉपिक को पढ़ाते हुए जाएंगे, समझाते हुए जाएंगे। बाकी जो कुछ आपका डेफिनेशन होता है, उस डेफिनेशन को हम कोशिश करेंगे कि PDF के रूप में हम जो है रख देंगे इसमें। बाकी जो है उसको हम समझाते हुए चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट जो करने वाले हैं, ये क्लास 12 फिजिक्स सेकंड का फर्स्ट लेसन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, एक लेसन इसका कंप्लीट करेंगे, फिर फर्स्ट का हम जो है कंप्लीट करेंगे, फिर एक इसका सेकंड का जो है कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो है फर्स्ट का कंप्लीट करेंगे, और आंकी के साथ चलेंगे। जो बैच ये स्टार्ट हुआ है, इसमें पूरी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसमें आंकिक भी रहेगा, डेरिवेशन भी रहेगा, परिभाषा भी रहेगा, और NCERT के जो भी क्वेश्चन जितने भी आएंगे सभी को आपको बताते हुए यहाँ से जाएंगे, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो चैप्टर हमारा है, ये कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का सेकंड बुक का पहला चैप्टर है। इसको हम इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि ये चैप्टर जो आपका है, ये क्लास 10th में भी बच्चों को मिलता है। इसलिए जो है हमने सोचा कि इसको ही पहले क्यों ना बना दें, क्योंकि ये जो चैप्टर आपका होगा ये कक्षा 10 में भी है, और कक्षा 10 के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि यही टॉपिक सेम टू सेम टॉपिक यही आपका हाई स्कूल में है। इसलिए हमने जो है सेकंड को पहले स्टार्ट किया, फर्स्ट को नहीं स्टार्ट किया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले क्या। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन नाम है। चैप्टर का जो नाम है प्रकाश की, और ये प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अर्थात क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। तो इस तरह से ये पहला अध्याय पहला है। अध्याय ये पहला है, पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन। इसको हम लोग जो है हर हेडिंग को जो है पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। अगर आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लिखने की और याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोशिश करेंगे कि आप ऐसे पढ़िए कि जो है कोई भी टॉपिक जो है उसको आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। आप कुछ चित्र बनाकर उसमें समझाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। आप कोशिश करिएगा पढ़ने के लिए। अगर आप कोशिश करेंगे समझने के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स इतना टफ भी नहीं होता है। लेकिन आपको पढ़ना, मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन में क्या होगा। पहले तो चैप्टर क्या है नाम? प्रकाश का परावर्तन। तो पहले तो हम लोग को ये देखना होगा प्रकाश क्या होता है। तो बच्चों देखिए, प्रकाश हमारे संसार में आप देखेंगे, संसार में क्या है कि बहुत से वस्तुएं ऐसे हैं, रंग बिरंगे संसार आपको दिखेंगे। पशु पक्षी, मानव, बहुत से कीड़े मकोड़े आप देखते हैं उस दिन में दिखाई देते हैं, परंतु वही चीज़ रात में अगर आप देखेंगे तो नहीं दिखाई देते हैं। ये चीज़ें होता है। कोई पशु है या जानवर, जो भी चीज़ें हैं, वो रात में आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन दिन में आप उसको आसानी से देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी वस्तु को हमें देखना हो तो हमें वहाँ पे प्रकाश का होना अनिवार्य होता है।
वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य होता है। तो अभी प्रकाश का एक डिफिनेशन जो है क्या किस तरह से बन गया कि प्रकाश होता क्या है, उस प्रकाश के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे क्या, प्रकाश। प्रकाश, ये प्रकाश होता क्या है, इस प्रकाश को पहले हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रकाश जो होता है ये क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जो आप कह सकते हो कि जो हमारे आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, देखने के लिए वो क्या करती है, संवेदना उत्पन्न करती है। तो ये होता है प्रकाश। या आप कह सकते हैं, आप 8 में आपको ये पता है, तो 8 में जो आपका एक टॉपिक ये भी था, प्रकाश चैप्टर आपको कक्षा 8 में मिलेगा। ठीक है, उसमें भी आपको क्या बताया जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ये डिफिनेशन आपको कक्षा 8 तक में मिलता है। बस डिफिनेशन वही है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया। परिवर्तन क्या किया गया कि इसमें बताया गया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है बस जो हमारे आंखों पर जो है दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। तो ये हो गया आपका प्रकाश। इसी को क्या कहेंगे, हम प्रकाश कहेंगे। तो प्रकाश को समझ लिए होंगे। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, आंखों पर, कहां पर, आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ये होता है ना परिभाषा जो आपका है, यही छोटा सा परिभाषा है कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो आंखों पर जो है क्या करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। जो आंखों पर जो है ये दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, वो चीज़ हमने लिख दिया, आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। और उसी को नाम दे दिया गया क्या, प्रकाश नाम दे दिया गया। इसी को जो है प्रकाश नाम दिया गया। अब प्रकाश में और भी अगला टॉपिक जो आपका आएगा, वो अगला टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं। पहले इसको, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक चीज और है जिसको बोला जाता है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं। अब ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, एक प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, एक होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं, उसी को कहा जाता है। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं, देखो ये तो हो गया प्रदीप्त वस्तुएं, एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं इसको देखेंगे। प्रदीप्त वस्तुएं देखिए वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, उसको हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें उसको हम बोल देंगे प्रदीप्त वस्तुएं, और जो स्वयं प्रकाश ना उत्पन्न करे उसको हम बोल देंगे अदीप्त वस्तुएं। ये होते हैं प्रदीप्त और अदीप्त। ये क्या करता है, प्रदीप्त ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रदीप्त वस्तु क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, स्वयं नहीं उत्पन्न करता है। ये जो है स्वयं नहीं उत्पन्न करता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि आप कह सकते हो किसकी सहायता लेता है, ये प्रदीप्त की। किसकी सहायता लेता है, प्रदीप्त वस्तु की। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसको हम प्रदीप्त बोल देंगे, और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश ना उत्पन्न करे बल्कि वो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करे उसको हम बोल देंगे अदीप्त वस्तुएं। जैसे आप उदाहरण समझे, उदाहरण ये हुआ, सूर्य को जानते हैं, सूर्य जो कि स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ये किसी से प्रकाश लेता नहीं है, पहले कि प्रकाश किसी के माध्यम से वो प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब हुआ, विद्युत बल्ब जो होता है, और बहुत सी चीज़ें, आपका लैंप हुआ, ये सब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे आपको यहाँ लिख देते हैं, सूर्य हुआ, लैंप, बल्ब, ये सब जो होते हैं ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ऐसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें उसको हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे, और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करें उसको हम बोलेंगे क्या, अदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। ठीक है, जैसे मेज, कुर्सी, मानव, बहुत से वस्तुएं ऐसे आदि होंगे
जिसको हमको क्या करना है, उसको देखने के लिए पहले हमें उस पर प्रकाश डालना पड़ेगा, तभी वो दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं दिखाई देंगे। मान लेते हैं कि अगर व्हाइट बोर्ड जो है इस पर अगर प्रकाश ना पड़ता, सूर्य की प्रकाश अगर ना पड़ती इस पर, या जो विद्युत बल्ब है अगर उसका प्रकाश इस पर ना पड़ता तो ये आसानी से नहीं दिखाई देता। परंतु जब इस पर जो है सूर्य या विद्युत बल्ब या लैंप किसी कोई भी जो है चीज़ें हुआ जो इस पर पड़ता है, पड़ने के बाद जो है इसे हमें वस्तु जो है ये हमको दिखाई दे रहा है। तो किसकी सहायता लेनी पड़ रही है हमको? मान लेते हमने क्या बात किया कि अगर हम आपको देख रहे हैं तो आपको हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सूर्य की रोशनी आप पे पड़ रही है, कहीं ना कहीं जो है उसका प्रकाश आप पे पड़ रहा है, जिसके कारण हम उसको देख ले रहे हैं। या विद्युत बल्ब हुआ, उसका भी प्रकाश अगर पड़ रहा है तभी हम उसको देख। तो ये सब क्या है? जैसे सूर्य हुआ, लैंप हुआ, और जो है आपका बल्ब हुआ, तो ये सब क्या है? प्रदीप्त में आते हैं। अगर हम प्रदीप्त की सहायता से जो है किसी वस्तु को देखते हैं, अगर हम प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से हम दूसरे वस्तु को देखते हैं तो उसको हम बोल देंगे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रकाश बोलते हैं। फिर हमने बताया क्या? प्रदीप्त वस्तुएं। सिंपल में कि प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें उसको हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो स्वयं प्रकाश ना उत्पन्न करें उसको हम अप्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। प्रदीप्त वस्तु हमने बताया लैंप हुआ, बल्ब हुआ और सूर्य हुए, ये सब प्रदीप्त में आएंगे। अप्रदीप्त में आएंगे चंद्रमा हुआ, उसका फिर जो है मेज, कुर्सी और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगे जो कि उसको प्रदीप्त की सहायता से हम उसको देख पाते हैं। ठीक, अगला टॉपिक जो आपका है वो है प्रकाश का परावर्तन। अच्छे से इसको समझेंगे। चैप्टर का नाम भी वही है, प्रकाश का परावर्तन। और ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको देखें। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है इसको समझेंगे। तो देखिए, एक चित्र के माध्यम से ये आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप क्या करते हैं कि जो घर पर जो दर्पण होता है, घरों पर जो दर्पण होता है मतलब जो शीशा बोलते हैं, अगर उसको क्या करते हो टार्च से उस पर प्रकाश डालते हो तो क्या देखते हैं कि उसका रिफ्लेक्ट हुआ होता है, वहाँ से परावर्तन हुआ होता है, और कहीं आप अपने पीछे बगल में कहीं देखेंगे तो कुछ इमेज जो है वहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, उसका कुछ इमेज जो है वहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से जो है आपका क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपको बताएं कि ये हो गया क्या? दर्पण। घरों पे जो यूज करते हो वही शीशा, तो आप देखते होंगे ना, शीशा जो होता है, दर्पण जो होता है घरों पे जो यूज होता है। ठीक है, दर्पण ना समझ में आए तो शीशा समझो। उसमें क्या होता है? एक तरफ पॉलिश हुआ होता है, देखते हैं ना, एक तरफ पॉलिश होता है। ऐसे आप देखते हो तो आप इधर यहाँ देखते हो, इधर वाला पॉलिश होता है। अगर इधर पॉलिश ना होता तब क्या होता? आपका इमेज बनता कि नहीं बनता? नहीं बन सकता, क्योंकि वो आपका क्या आ जाता? प्रकाश आर पार निकल जाता। अर्थात अभी उसको भी हम जिक्र करेंगे। अर्थात ये क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि अगर प्रकाश आर पार निकल जाएगा तो इमेज तो बनेगा नहीं, अगर नहीं निकलता तभी बनेगा। तो इसलिए क्या होता है कि उसके एक तरफ पॉलिश कर दिया जाता है, इस तरह से लाल ऑक्साइड और भी कई सिस्टम होते हैं, इस तरह से उसको पॉलिश कर देते हैं। तो देखो ये पॉलिश कर दिया गया, वही शीशा है जो घर पे जो यूज करते हैं उसी को बना दिया गया है। ठीक, अब जब उसी तक को बना दिया गया, अब हुआ क्या? अगर ये ना समझ में आया, देखो इस तरह से हम बगल में बना देते हैं, यहाँ पर ऐसे सीधा बन भाई, इस तरह से देखो ये पॉलिश कर दिए हम, इसको पॉलिश कर दिया गया बढ़िया से, हो गया पॉलिश। अब पॉलिश कर दिया गया, फिर होता क्या है कि यहाँ पर किसी को खड़ा कर दिया गया। मान लेते हैं कोई खड़ा हो गया यहाँ पे, इस तरह से। किस तरफ खड़ा हुआ? शीशे की तरफ, अपना चेहरा करके ये खड़ा हुआ। अब इसमें होता क्या है कि जाएंगे, आप जाते हैं शीशे के सामने खड़े हो गए ऐसे, फिर आप देखते हैं शीशे में आपका प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें और क्यों दिखता है वो चीज़ आपको प्रतिबिंब में बताएंगे। पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन। अब हुआ क्या कि इस पे इसके चेहरे से मान लेते हैं कोई प्रकाश गिर गया, पड़ा यहाँ पे।
ठीक है। और फिर जब ये प्रकाश किरण यहाँ से पड़ता है तो यहाँ से देखा जाता है ये रिफ्लेक्ट होता है, इसे इस तरह से परावर्तन हो जाता है, ठीक है। और भी आप कहेंगे तो यहाँ से भी जा सकता है, बहुत से प्रकाश किरणें जा सकती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत से प्रकाश किरणें यहाँ पे जा सकती हैं। अब देखिए तो जब प्रकाश किरण, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इसको, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे पड़ती है, चिकना तल देखो यहाँ पे शीशा हुआ, चिकने तल पे पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग, बहुत सारे प्रकाश किरण गए, जैसे इसी से ना आप देखो यहाँ पे जो आदमिया को खड़ा किया गया है, यहाँ से बहुत सारा प्रकाश किरण जा रहा है, ऐसे गया, यहाँ से मान लेते हैं ये भी गया ऐसे, फिर ये भी ऐसे रिफ्लेक्स हो जाएगा, तो बहुत सारे प्रकाश किरण जाएंगे यहाँ से और जाकर पुनः क्या हो जाएंगे, पुनः उसी माध्यम वापस लौट जाएंगे। देख रहे हो ना, इधर दो माध्यम हो गया, एक माध्यम तो ये हो गया वायु वाला जहाँ पर है, और एक शीशा माध्यम खुद हो गया ये। तो यह घटना ही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए एग्जाम ऑफ पॉइंट से अगर देखें कि परीक्षा में किस तरह से लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि एक शीशा है उसके सामने एक आदमी खड़ा कर दिया गया, फिर उससे प्रकाश किरण गया फिर वापस चला आया, ऐसा तो लिखेंगे नहीं। लिखेंगे कैसे कि जब प्रकाश किरण, देखो चित्र को समझते रहिए, देखते रहिए, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, यह प्रक्रिया ही कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हो गया क्या, चिकना तल, शीशा मतलब चिकना तल हो गया, ठीक है। जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे पड़ती है, और ध्यान दीजिए पालिशदार चिकना तल होना चाहिए, क्योंकि चिकना तो आपका एक तरफ पालिश नहीं होगा तो कहिए उस पर हो तो उस पर नहीं होगा, पालिशदार होना चाहिए, ठीक है। अपारदर्शी जिसको बोलते हैं हम लोग, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है अल्प पारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश किरण आर पार नहीं निकल पाएगा, जैसे दीवार हुआ, दीवार पे आप टार्च जलाएंगे तो क्या होगा, प्रकाश उस पार निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये अपारदर्शी होगा, ठीक। आप पेज लीजिए, एक पन्ना ले लीजिए, पन्ने पर आप प्रकाश किरण डालिए तो देखेंगे सूक्ष्म कुछ थोड़ा बहुत जो है पीछे की तरफ उसका छाया कुछ दिखेगा, अल्प पारदर्शी हो जाएगा। पारदर्शी में क्या करना होगा, लेंस ले लीजिए, जलाइए उस पर तो आर पार दिखाई देगा उसको, तो आपका क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। तो इसकी शर्तें होती हैं, इसकी शर्तें क्या होती है प्रकाश के परावर्तन की, कि जो चिकना तल होना चाहिए उस पर एक तरफ पालिश होना अनिवार्य है, अर्थात वो अपारदर्शी होना चाहिए और चिकना भी होना चाहिए, ठीक है। तो जब किसी चिकने तल पे प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, यह प्रक्रिया ही कहलाती है प्रकाश का परावर्तन, ठीक। और अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए पुनः एक बार हम बना लेते हैं इसको, चित्र को, क्योंकि और भी चीज़ें इसमें कुछ हैं, उस चीज़ों को समझेंगे। देखिए ये हमने बना लिया, शीशा है, मिरर्स है, ये क्या है, मिरर्स है ये, ठीक है, मिरर्स है ये। अब होगा क्या कि प्रकाश किरण, इस पे एक प्रकाश किरण डाल दिया गया ऐसे, ध्यान दीजिएगा एरो का निशान को फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं लाइनिंग, आप ऐसे लाइनिंग खींच दिए, ये प्रकाश को थोड़ा डिनोट कर रहा है, ये तो एक लाइन को प्रदर्शित कर रहा है, एक रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन अगर इसी में आप इस तरह से ऐसे एरो का निशान बना देते हैं तो आपको ये प्रदर्शित करेगा, किरण को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, कि ये किरण जो है यहाँ से ऐसे चली है, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये चीज़ आप लाइट चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो एरो को अगर आप भूलते हो तो वो चित्र पूर्णतः गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप मान के चलिए 90% इसमें एरो का जो है विशेष ध्यान रखना होता है। अगर 100% कह सकते हैं, 100% नहीं तो फिर आपको कुछ चित्र आगे पीछे ऐसे मिलेंगे जो कि एरो का ही वहाँ पर खेल होता है, अगर एरो आप इधर उधर करते हैं तो चित्र गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लाइट चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहे हैं तो उसमें एरो का कभी भी मिस ना करें, अगर आप एरो मिस कर रहे हैं तो आप अपना अंक भी मिस कर देंगे, ठीक है। इसलिए एरो को ध्यान दीजिएगा कि किस तरफ हमको एरो बनाना है, किस तरफ प्रकाश को डाल रहे हैं, किस तरफ जाना है उसको, ये चीज़ें विशेष ध्यान देना होता है, ठीक। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब देखिए ये प्रकाश किरण को जब चिकना तल शीशा हुआ, शीशा पर प्रकाश किरण डाल दिया गया तो यह देखा गया कि यह प्रकाश किरण पुनः जैसे आया था जिस माध्यम से, उसी माध्यम का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर से आया था फिर से ऊपर चला जा रहा है, ये ऊपर से आया ऊपर चला गया। तो शीशा जो होता है ये इसको बोलते हैं माध्यम। माध्यम का मतलब होता है जैसे एक सघन माध्यम हो गया, एक हो गया विरल माध्यम, जैसे ऊपर वायु है, ऊपर से आया था, ये विरल माध्यम से आया था, ये विरल माध्यम, विरल माध्यम। और ये शीशा जो होता है ये कैसा होता है, सघन, कैसा होता है, ये सघन माध्यम होता है, ठीक।
अर्थात प्रकाश किरण, विरल का मतलब क्या होता है, देखो विरल मतलब ये होता है जहाँ पे कणों की संख्या बहुत कम होती है उसको हम विरल बोलते हैं, जहाँ के कणों की संख्या बहुत अधिक होती है उसको सघन बोलेंगे। जैसे वायु होता है ना, वायु पे आप देखो, आप पैदल चल रहे हो, ऐसे मतलब चल रहे हो आप, चाहे जैसे पैदल चलो या जैसे मतलब जिस भी चीज़ चलो आप, तो यहाँ पर कणों की संख्या बहुत कम होती है। या आप को हम ऐसा समझाएं, मान लेते हैं आप खाली सड़क पे ऐसे चल रहे हैं, तो खाली सड़क जो है आपका पूरा ये, इसको हम बोल सकते हैं ये विरल है। और मान लेते वही सड़क तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उसमें क्या होगा, जो भीड़ मतलब भीड़ जो होंगे मतलब बहुत लोग होंगे, बहुत से आदमी वहाँ होंगे, और बहुत से आदमी जो हम बोल रहे हैं मतलब वो कण को आप समझिएगा कि बहुत सारे कण रहेंगे। और फिर से हमको कह दिया जाए कि उसी सड़क पे आप चलिए, तो क्या आप अच्छे से चल पाएंगे? जिस तरह से आप पहले जा रहे थे उस तरह से आप नहीं जा सकते हैं। तो जहाँ पे कणों की संख्या अधिक होगी उसको हम सघन माध्यम बोलेंगे, जहाँ पे कणों की संख्या कम होगी उसको हम विरल माध्यम बोलेंगे। तो वायु जो होता है यहाँ पे कण जो है होते तो हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, जबकि आपको पता है जो कांच होता है इसमें कणों की संख्या बहुत है, क्योंकि ये कणों से मिल मिलकर देखते हैं ना, बहुत सघन होता है। जो शीशा होता है वो बहुत सघन होता है। तो इसमें दो माध्यम होती हैं, एक तो हो गया विरल, शीशा हो गया सघन, ठीक है। तब क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश किरण जो है किसी पालिशदार या चिकने तल पे पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह प्रक्रिया ही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए, अगर ये तो समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए इसके बीच में कोण के बारे में कुछ बताया जाए, तो कोण के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक अभिलंब खींचना होगा। इसे देखिए, एक अभिलंब खींचना होगा, इस तरह से, इस तरह से एक अभिलंब खींच लेना होगा, ठीक है। ये अभिलंब होगा, यहाँ पे एरो का कोई काम नहीं है, एक अभिलंब हमने खींच लिया। ये क्या है, अभिलंब है, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस किरण पर, इस मिरर पे हमने लंबवत रेखा मतलब 90 अंश बनाते हुए एक रेखा को खींच लिया गया। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कुछ कोण बन रहा है। इस कोण के भी नाम होते हैं। अब नाम होते हैं तो नाम पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इस किरण को हम क्या कहते हैं। तो इस किरण, जो ये किरण आप देख रहे हो, इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। और ये किरण देखो क्या हुआ था, ये परावर्तित हुआ था ना, तो इसीलिए इसको बोल दिया जाएगा क्या, परावर्तित किरण बोल दिया जाएगा। इसको बोल दिया गया परावर्तित किरण, ठीक। तो और नीचे वाला तो आपका मिरर है, मतलब इसको क्या है, ये दर्पण है ये। तो सभी लाइनिंग जितना चीज़ें आपको यहाँ पे बनाया गया, सब चीज़ें आपको बता दिया गया कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। कि जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पे पड़ती हैं, जैसे यहाँ पे देखो पड़ती हैं, तो पुनः वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जब चिकने तल पे पड़ी, टकरा कर वापस चली गई, यह हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के आने वाले किरण को आपतित किरण कहा जाता है, और परावर्तित होकर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है, ठीक। देखो, प्रकाश के आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण से टकरा के या चिकने तल से टकरा कर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखो एरो का निशान यहाँ बना हुआ है, परावर्तित किरण कहते हैं। ये चीज़ें कंप्लीट हुआ। अब इस कोणवा को क्या नाम देंगे, तो देखो इस कोण को नाम क्या देंगे, इसको कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है, आपतन कोण। देखिए इसको अलग पेन से हम बता देते हैं। इसको आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, आपतन कोण। किस वाले कोण को, इस वाले कोण को। और इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तन कोण। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। तो अब आपतन कोण क्या होता है, ये भी प्रश्न उठता है कि आपतन कोण क्या है। तो आपतन कोण को देखिए, इसको भी हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए ये इस रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं।
बस ये परिभाषा है। आपतित किरण और जो अविलंब है इसके बीच बने कोण को ही कहा जाता है आपतन कोण। ये परिभाषा होता है। देखिए जो हम बोल रहे हैं ये तो लिख तो रहे नहीं है, इसको कोशिश करेंगे कि इसको PDF के रूप में जो है हम रख देंगे वीडियो में। तो लेकिन जो चीज़ें हम बोल रहे हैं वही चीज़ आपको लिखना है। क्या लिखेंगे आप? ये लिखेंगे आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है, और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण। देखो परावर्तित किरण अविलंब, परावर्तित किरण अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको I से प्रदर्शित किया जाता है और इस वाले को R से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये क्या हुआ लॉजिक की, मतलब I और R से क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका भी कारण होता है। इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब हो गया, इंसिडेंस में होता है आपतन, एंगल में होता है कोण, अर्थात आपतन कोण। इंसिडेंस ऑफ एंगल क्या बोला गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला गया। और दूसरा क्या बोला गया? परावर्तन कोण है, जिसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन। आर मीन्स क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, और एंगल मीन्स होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब हो गया परावर्तन कोण। तो इस तरह से टोटल आपका ये पार्ट हो गया। तो देखिए शुरू से आप समझेंगे क्या चीज़ें आपको लिखना होता है। पहले तो आपको परावर्तन लिखना होता है। परावर्तन आपको ये लिखना होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी पालिशदार व चिकने तल पे पड़ती हैं तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह प्रक्रिया ही कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। इसमें आपको 2 नंबर या 1 नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं देगा। लेकिन यदि आपको ऐसा आ गया इसका सचित्र वर्णन कीजिए तो उसको आपको लिखने को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। सचित्र वर्णन मतलब चित्र भी ऐसे बनाना पड़ेगा और आपको दर्शा देना होगा सब टोटल को, और दर्शा कर प्रत्येक पार्ट को जैसे हमने बताया है उसको उस प्रकार से आपको लिखना होगा। जैसे क्या, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको A O B M। तो आप पहले तो इतना लिख ही लेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार और चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर आप चित्र बना लेंगे, अगर दीर्घ उत्तरीय लिखना है तब आप चित्र बनाएंगे और चित्र में सभी को दर्शा दीजिए कौन सी किरणें क्या क्या, उसका नाम क्या है, जितनी भी रेखाएं आप खींच रहे हैं उसका नाम स्पष्ट रूप से। फिजिक्स पढ़ने का मतलब ये होता है सब चीज़ें डिक्लेयर होना चाहिए, कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करना होता। अगर कोई भी चीज़ आप मिस करते हैं तो उसको आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हर चीज़ें आपको इसमें रखना होता है अच्छे से। और हर चीज़ अगर आपको पता है फिजिक्स में जितना चित्र बन रहा, अगर उस चित्र के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, उस चित्र को आप बहुत अच्छे से समझते हैं अगर आप, तो आपके दिमाग में परिभाषा आ जाएगा और परिभाषा आप स्वयं लिख सकते हैं, क्योंकि परिभाषा कोई अलग से बनाया नहीं गया होता, वो सब चित्र का ही कमाल होता है। अगर आप चित्र को अच्छे से समझ रहे हैं, वो चीज़ आप अच्छे से फोकस कर रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए आप चित्र के माध्यम से पढ़िए, ना कि आप किताब से रट्टा मारिए। रट्टा मारेंगे बहुत ज़्यादा करेंगे, 1 हफ्ता 1 महीना याद रहेगा, उसका फिर भूल जाएगा। और आप कक्षा 12 में पहुंच गए हैं। 11-12 में आपको रटने वाला चीज़ें नहीं होता। आप कितना पूरी किताब फर्स्ट सेकंड 2 चीज़ें होते हैं, फर्स्ट होता है फिजिक्स का भी फर्स्ट सेकंड होता है। केमिस्ट्री में आप जाएंगे वहाँ भी वही हाल होगा, बायो में जाएंगे इतनी मोटी मोटी से किताब होती हैं, वो सब किताबों को आप नहीं रट पाएंगे। एक किताब है नहीं कि फिजिक्स पढ़ना है, आप फर्स्ट सेकंड आप पढ़ के रट लिए। केमिस्ट्री में जाएंगे उसको भी नहीं आप पढ़ पाएंगे, तो रटने से कुछ नहीं होगा। वो आपको 6, 7, 8, 9, 10 तक होता है, जो कि आपका सिलेबस कम होता है, और उसमें आप रट भी लेते हैं बच्चे अच्छे से। लेकिन आप कहिए 12 में हम रट लें, BA BSc कर रहे हैं उसमें रट लें, तो ये चीज़ें नहीं होता है, इसमें इधर समझना होता है। ठीक है, तो वो इसलिए जो है इसको आप समझते हुए चलेंगे। परिभाषा लिख लेंगे, परावर्तन कहते हो जाएगा। फिर आप चित्र को अच्छे से बना लेंगे। अब चित्र को अच्छे से बनाएंगे, फिर आप उसको जो है दर्शा देंगे। फिर आप लिखेंगे प्रकाश के आने वाली किरण AO को आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ पर देखो इस बिंदु को कहा जाता है परावर्तक तल। क्या कहा जाता है? परावर्तक तल। और जब प्रकाश गिरता है तो उसी को कहा जाता है आपतन बिंदु भी कहा जाता है। जब प्रकाश गिरने की स्थिति में इसको आपतन बिंदु कहते हैं, गिरने की स्थिति में आपतन बिंदु कहते हैं। लेकिन जब वो प्रकाश की ओर टकरा कर वापस जाता है तो वही तला बन जाता है परावर्तक तल। ठीक है, तो प्रकाश की आने वाली किरण AO को आपतित किरण कहते हैं, और आपतन बिंदु से मतलब परावर्तक तल से टकरा कर वापस जाने वाली किरण OB को परावर्तित किरण कहते
हैं, ये चीज़ लिख लेंगे। फिर अगले स्टेप से लिखेंगे आपतित किरण AO अभिलंब OM के बीच बने कोण I को आपतन कोण कहते हैं। ठीक, परावर्तित किरण OB तथा अभिलंब OM के बीच बने कोण R को परावर्तन कोण कहते हैं। इतना हो गया। ठीक, फिर हम लिखेंगे क्या, इसके नियम भी होते हैं, कुछ इसके नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम को देख लेते हैं पहले। नियम तो इसके बच्चे दो नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या होता है, देखो ये भी चित्र से आप समझिए कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, देखो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा इस पर डाला गया अभिलंब, या आप कह सकते हो कि आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का तल एक ही होता है, या तीनों एक ही तल में होते हैं। बस ये पहला नियम है इसका। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये अभिलंब किस पे डाला गया है, आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का तल देखिए एक का है, एक ही तल में है ना तीनों, तो ये पहला नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर देख रहे हो, यहाँ पे आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है, ये अभिलंब देख रहे हो जो, तीनों का तल एक ही होता है। ठीक, दूसरा क्या कहता है कि जो परावर्तन कोण होता है ये हमेशा जो है किसके, आपतन कोण के बराबर होता है। ये कोण जो परावर्तन कोण होता है, अर्थात कह सकते हो, पहला तो आपको बता दिया गया। दूसरा क्या कहता है, कोण R जो है हमेशा बराबर होता है कोण I के, ये दूसरा नियम कहता है। मतलब I में परिवर्तन होगा तो R में परिवर्तन होगा, जितना होगा। मान लीजिए 45 अंश है, इसको कर दिया 60 अंश तो ये भी 60 अंश हो जाएगा, इसको कर दिया 90 अंश, ये भी 90 अंश हो जाएगा। तो ये चीज़ें होता है क्या, दूसरे नियम में। तो ये चीज़ समझ में आया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कि किसी चिकनी तल पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों से माध्यम वापस लौट जाती है, प्रक्रिया ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है, और टकरा कर वापस जाने वाली किरण को आपका परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को जो है आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, और प्रकाश आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है, और परावर्तित किरण जहाँ से वापस होती है उस परावर्तक तल कहा जाता है उसी को। इसके दो नियम है, एक आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों का तल एक ही होता है। दूसरा कहता है परावर्तन कोण सदैव ही आपतन कोण के बराबर होता है। इस तरह से आप पूरा जो है सचित्र वर्णन को लिखते इस तरह से आएंगे तो आपको पूरा मिलेगा, फुल नंबर विस्तृत का मिलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन वहाँ पर होता है। क्वेश्चन क्या है, किस तरह का क्वेश्चन, इसलिए आपको ऊपर नोट लिखा जाता है, वहाँ देता है 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, खंड का इतना नंबर का है, तो इसलिए उसको पढ़ना चाहिए, उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन देना। पता चला आपको दीजिए प्रकाश का परावर्तन से क्या तात्पर्य है, और पता चला खंड को नहीं पढ़े हैं, अब आपको समझ में आएगा कि इसको कितने नंबर में पूछ रहा है हमको। तो इसलिए वहाँ पे नोट में वहाँ पर दिया जाता है, पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक पेपर एक पेज तो आपको वही दे रहता है, पूरा नोट में दिया रहता है कि खंड का में क्या करना है, इसमें ये क्वेश्चन तक इतना में क्या करना है, कितने नंबर का क्वेश्चन ये है, वो चीज़ें वहाँ पे आपको बता दिया जाता है। तो उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, इसलिए जब भी पेपर देने जाइए तो पहले आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर जो आप पेपर देंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका प्रकाश का परावर्तन जो था ये भी कंप्लीट हुआ। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, इसलिए ये यहीं तक जो हम इसको बताएंगे। आगे हम प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे, ध्रुव क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, और वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सब बाकी डिटेल जितनी भी है कल उसका हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अगर ये आपको जितना भी पढ़ाया गया अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।